हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कोशिका के अंग के बारे में आगे देखेंगे। हम लोग कोशिका के अंदर अंग के बारे में जान रहे थे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और सभी अंगकों के क्या क्या कार्य होते हैं, सभी की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ के लिए क्या उपयोगी होते हैं। इन कहानियों को हम लोग देख रहे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तो लाइसोसोम कि आखिर ये खतरनाक और इंपॉर्टेंट कितने कितना ज्यादा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लाइसोसोम, राइट। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। मैंने पहले वर्ड यूज किया है खतरनाक और उपयोगी, दोनों चीजें। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि खतरनाक और उपयोगी दोनों का कैसा तालमेल है भाई। तो समझिए कि ये जितना ज्यादा उपयोगी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। जैसे आपको देखे होंगे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर कोई इंसान होता है जो क्या होता है कि पूरी घर की जिम्मेवारी को उठाता है, बहुत समझदार होता है, हर किसी के बात को, फीलिंग को समझता है, पूरे परिवार को लेके चलने की क्षमता होती है। लेकिन उसी में एक तरफ दूसरे तरफ पॉइंट होता है कि बहुत अधिक गुस्से वाला होता है, कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत वो हाई टेम्पर्ड हो जाएगा। मतलब ऐसे लोगों को हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा और किसी बने हुए काम को भी बिगाड़ देगा। तो ठीक उसी तरह यह लाइसोसोम है। समझिए आपके फैमिली मेंबर का, अर्थात की कोशिका के फैमिली मेंबर का सबसे जिम्मेदार नागरिक है, लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा गुस्सैल है। शॉर्ट टेम्पर्ड है ये। थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर इसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो समझिए फिर हंगामा है घर में। कुछ भी नहीं, पूरी घर को तहस नहस कर देगा ये। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है। तो देखिए, हम बात करते हैं अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम आपके लिए दो चीजें हैं। दोनों दो छोर पे हम लिख देते हैं, दो अलग अलग छोर पे आपका। एक तरफ तो इसका पॉजिटिव गुण है, मतलब कि अच्छी बातें हैं इसके लिए, कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी समझता है, बच्चा अच्छा है, गुड बॉय एकदम, बिहेवियर में एक नंबर, देखने में एक नंबर, परिवार में सब कुछ को तालमेल बैठाने वाला, हर तरह से अच्छा बच्चा है। और दूसरे तरफ इसका है निगेटिव पॉइंट। बस गुस्सा आया कि बस पूरा घर अपने सर पे ले लेगा, तो निगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट है। और सब किसी को अगर देखा जाए तो सब कोई कहता है कि कुछ भी खा पी लीजिए, ठीक है, लेकिन पहले जो भी चीजें सुनना होता है तो कहते हैं कुछ मुंह मीठा हो जाए, कुछ अच्छी बातें हो जाए। तो पहले लाइसोसोम की अच्छी बातें देखते हैं। तो अच्छी बात यह करता है कि बाहर से कोई भी खतरनाक जीवाणु आ जाए, विषाणु आ जाए, या सीधे शब्दों में कह ले कोई भी रोगाणु आ जाए, तो उन्हें उसका रास्ता दिखा देता है। रास्ता दिखाने का मतलब क्या भाई? कि बता देता है कि किधर जाना है आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रास्ता दिखाने का मतलब है कि उसे वहीं पर वह नष्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोलाइटिंग एंजाइम होते हैं। जनरली क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिंग। जो क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह इनके पास एंजाइम्स पाए जाते हैं, कि वो अंदर प्रवेश तो कर गया। कहा जाता है, फिल्मों में बहुत सारे आप लोगों ने डायलॉग सुने होंगे कि यहाँ पे आना तो मतलब कि आते हैं अपने मर्जी से और जाते हैं हमारे मर्जी से। देखे आप लोगों ने डायलॉग? इसमें भी ये कहता है कि भाई आए तो हो अपने मर्जी से, लेकिन जाओगे अब मेरे मर्जी से। अब मैं निपटा लूंगा तुम्हें, तब भी यहां से निकल के जाओगे। तो कहता है कि बाहर से कोई भी अगर खतरनाक जीवाणु, विषाणु, रोगाणु कुछ भी अंदर आ जाए, एंट्री तो कर लेगा, लेकिन एंट्री करने के बाद बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या? उस रोगाणुओं को यह आपका नष्ट कर देता है, पूरी तरह से समाप्त कर देता है। दूसरा नंबर बात, कि कोशिका के अंदर, ध्यान से समझिएगा, कोशिका के अंदर जो भी बेकार पदार्थ होगी, अपशिष्ट पदार्थ होगी, अंदर बेकार या अपशिष्ट पदार्थ जो भी होगा, उन सभी का खात्मा कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। अपशिष्ट पदार्थों का
खात्मा करेगा। बॉडी के अंदर कुछ भी अगर बेकार है कोशिका के अंदर, अगर कोई काम का नहीं है, ज्यादा बोल रहा है, तो पकड़ के उसका हिसाब कर देगा। तो हिसाब करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। तो समझ रहे हैं, आपके मन में हो रहा होगा कितना अच्छा इंसान है, पूरे आपका कोशिका की केयरिंग है, पूरी कोशिका की ध्यान रखता है ये। भाई सही बात है, पूरी ध्यान रखता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब बात हो जाती है जब क्या करता है कि कोशिका के अंदर और केंद्रक के अंदर, कोशिका और उसके केंद्रक के अंदर अगर कुछ भी बेकार मिल जाए, अगर कुछ भी अपशिष्ट या फिर पदार्थों को ले जाने में, ले आने में, या किसी चीज के संश्लेषण में कोई समस्या हो, तो उन सभी समस्याओं का ऑल इन वन हल कौन करेगा? लाइसोसोम। संश्लेषण के लिए एंजाइम चाहिए, संश्लेषण के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स। किसी बड़े अणु का पाचन के लिए एंजाइम चाहिए, पाचन का एंजाइम्स चाहिए। ये कौन देगा सब? ये देगा लाइसोसोम। समझिए, लाइसोसोम मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन है, हर बीमारी का एक सॉल्यूशन, नाम लाइसोसोम। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इतना पॉजिटिव बात है। आप तो कह रहे होंगे कि वाह, एक ही है ऐसा कोशिका के अंदर जो पूरी कोशिका को अकेले हिला के रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट की। जब किसी के बारे में अच्छाई जब जानते हैं, तो ये भी जानना जरूरी होती है कि आखिर ये इतना अच्छा इंसान है, तो इसका वीक पॉइंट भी जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो क्या निगेटिव पॉइंट है इसकी? तो इसकी निगेटिव पॉइंट की अगर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, लाइसोसोम की, कभी भी हर इंसान के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसान या कहीं से भी कुछ सीखना है हमें, तो उसकी कमियों को इग्नोर किया जाता है और अच्छी चीज है उसे ग्रहण किया जाता है। मतलब लाइसोसोम को भी अगर कोशिका के अंदर जगह मिली है, तो उसके पॉजिटिव कारण के कारण, यानी पॉजिटिव जो कार्य है उनके कारण, उसके निगेटिव कारण इससे भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसको, आपको लाइसोसोम को रखा गया है कोशिका के अंदर। जरा सोचिए कि निगेटिव इससे भी खतरनाक कैसे है। कहता है ये कि अगर लाइसोसोम का जो थैला है, लाइसोसोम का जो थैला है, लाइसोसोम का थैला, जिसमें क्या है भाई? तो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स को रखता है। अगर यह फट जाए, किसी कारण बस अगर कोई समस्या हुआ और रखता है, अगर यह फट जाए, क्या हो जाए? फट जाए। तो फट जाने की वजह से क्या होगा? फट जाने की वजह से जो आपके लिए फायदा पहुंचा रहा था, वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये क्या करेगा? कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देगा, कोशिका झिल्ली को ही पचा देगा। उसके बाद क्या? उसके छोटे छोटे अंगक होंगे, उन अंगक को भी पचा देगा, अंगक को भी पचा देगा। मतलब क्या? सीधे शब्दों में कहे तो पूरी कोशिका का अस्तित्व मिटा देगा, कोशिका का अस्तित्व मिटा देगा। और इस कोशिका के अस्तित्व मिटा देने के कारण ही इसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, कि सुसाइड करने वाला है, मतलब आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। बात समझ आ रही है? सुसाइडल बैग के नाम से जाने वाला आपका ये है, आपका क्या? तो ये आपका लाइसोसोम है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहते हैं हम लोग। क्लियर है? तो समझिए कि इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी यह कोशिका के अंदर अपना स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि इनका कार्य जो है ना, इनका पॉजिटिव कार्य है ना, वह निगेटिव को कवर कर देता है। अगर इसको गुस्सा ना दिलाइएगा ना, जब तक, जब इसे आप इसके मतलब ईगो को हर्ट नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए जान दे देगा बेचारा। लाइसोसोम जो कहिए करेगा। कब तक? जब तक ये गुस्से में नहीं है, जब तक आप इसके ईगो को हर्ट नहीं कर रहा है, तब तक आपके लिए कुछ भी ये करेगा। लेकिन जब इसका ईगो हर्ट होगा, फिर तो समझिए कि आप कौन और ये कौन। तो उस कंडीशन में आप जिस कोशिका के अंदर है, उस कोशिका का भी हिसाब कर देगा, भाई तुम्हारा हिसाब किताब इतना हुआ, काम खत्म आज से। बात समझ आ रही है? तो ये है आपका लाइसोसोम। क्लियर है? लाइसोसोम
कोशिका के अंदर केंद्रक के पास में पाए जाने वाला एक छोटा सा बैगेज है जिसके अंदर सभी तरह के पाचक एंजाइम्स पाया जाता है। और यह पाचक एंजाइम्स कोशिका के अंदर अलग अलग रूप में कार्य करते हैं और इन कार्यों में है कि बाहर से आने वाले जीवाणुओं को मारेगा, कोशिका के अंदर जो बेकार पदार्थ है उसको नष्ट करेगा, अलग अलग रूप में कार्य करता है। एक और बात है, ये सिर्फ दो एक ही तरह का नहीं, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, यानी बाहरी रूप से पाचन और आंतरिक यानी आंतरिक रूप से पाचन, यानी कोशिका के अंदर भी पाचन की क्रिया और कोशिका के बाहर भी। बाहर क्यों? क्योंकि बाहर से जीवाणु आ रहा है, विषाणु आ रहा है, कोई भी रोगाणु आ रहा है तो उसे नष्ट कर रहा है ना, तो बाहरी रूप से भी आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है पचाने का, और अंदर वाला काम तो पचाने का वो कर ही रहा है। तो इस तरह से जब दोनों तरह की पाचन की क्रिया का काम है तो वह ऑल इन वन कौन है, एक लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम है। क्लियर है? आशा है फ्रेंड्स लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम क्या है और कितना इसका पॉजिटिव और कितना इसका नेगेटिव पॉइंट है। क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तब हम लोग आगे देखते हैं कोशिका अंग को। तो बात कर लेते हैं आगे की, तो यह है कोशिकीय पंजर के बारे में जानना है हम लोग को। क्या जानना है? कोशिकीय पंजर। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिकीय पंजर क्या है भाई? तो कोशिकीय पंजर दरअसल क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका के अंदर एक ऐसे नली के समान ऐसी रचना बनेगी, एक आपका लंबाकार और दंडाकार संरचना बनेगी। किस चीज की? प्रोटीन की संरचना बन जाती है। और यह प्रोटीन की संरचना जब ज्यादा मात्रा में यह बन जाएगी छोटी छोटी, तो इसी को आपका प्रोटीन की संरचना को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? आपका कोशिकीय पंजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि यह कोशिकीय पंजर जो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में हमें देखने को मिलेगा। याद रहेगा सबको, कोशिकीय पंजर। ये हो गया। तब जानना हम लोग को माइक्रोट्यूबुलस के बारे में, सूक्ष्म कणिकाएं के बारे में जानना हम लोग को, माइक्रो ट्यूबुलस के बारे में जानना है हमें। ठीक है, तो माइक्रोट्यूबुलस या सूक्ष्म जो कण होते हैं, जो सूक्ष्म कणिकाएं होती है, वो क्या होता है? तो वह भी एक छोटे छोटे आकृति के रूप में कोशिका के अंदर बिखरी रहती है। उसका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन मेन रोल तब करता है जब सभी लोग साइड साथ छोड़ देते हैं, तब बेचारा माइक्रोट्यूबुलस अकेले साथ देता है। किसका? कोशिका का देता है। इसकी आकार आकृति ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ये बिल्कुल छोटी छोटी संरचना होती है। आप सीधे समझिए ना कि इसकी जो आपका व्यास होगी लगभग 25 माइक्रोमीटर के बराबर होगी। कितने बराबर होगी? 25 माइक्रोमीटर के बराबर। लेकिन यह छोटी सी संरचना तब साथ देती है जब सभी इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कहानी है भाई कि कब ये साथ देता है कि सब कोई साथ छोड़ के चला गया तो बेचारा माइक्रोट्यूबुलस जो है वो खड़ा रहेगा कि हम कोशिका का साथ देंगे। दरअसल बात हम इसलिए कर रहे हैं इसकी साथ देने की कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब एक कोशिका टूटकर एक से अधिक अर्थात कि दो कोशिकाओं में जब बढ़ती है, अर्थात कि कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन होता है तो उस कंडीशन में सभी अपना अपना भागने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं इस वाले में चला जाऊंगा, मैं इस वाले में चला जाऊंगा। जब भी बंटवारा होती है तो बंटवारा होने के बाद जितनी भी कोशिका का पार्ट है सभी अलग अलग रूप में चले जाते हैं, आधा आधा। तो उस कंडीशन में सब इधर उधर भागने में चला जाता है। तो कोशिका की केयर किसी को नहीं होती है, लेकिन उस समय कोशिका को संभालने वाला कौन होता है? ये माइक्रोट्यूबुलस ही तो होता है। ये माइक्रोट्यूबुलस ही तो होता है जो इसको संभालता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये मदद करेगा। तो वास्तव में क्या होता है कि जब कोशिका विभाजित होती है, बढ़ती है, तो उस समय जो स्पिंडल होता है, जो प्लेट होता है जिसपे कोशिका विभाजित होती है, वह प्लेट किसकी वजह से बनता है? माइक्रोट्यूबुलस की वजह से। और क्या कि इनकी कोशिका टूटने के बाद जो संरचनाएं बनती है, उन संरचना को बनने में कौन मदद करता है? माइक्रोट्यूबुलस करता है। सीधे शब्दों में कहे कि कोशिका विभाजन का वह समय, जिस समय कोशिका का अधिकांश भाग आपका क्षय हो जाता है,
उस समय मदद करने के लिए कौन अवेलेबल आता है, माइक्रोट्यूबुलस आपका अवेलेबल आता है। मतलब क्या, यह कोशिका विभाजन में कोशिकाओं को मदद करता है। क्लियर है सबको? अब ये माइक्रोट्यूबुलस तो समझ गए आप लोग। अब जानना ये है कि उनके अन्य पार्ट्स के बारे में जो थोड़ा सा आपका क्या होते हैं, लगभग लगभग निर्जीव की तरह होते हैं। ठीक है, उन पार्टों के बारे में हम लोग को जानना है। और उनमें सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर हमें जाननी है वो रसधानी के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, रसधानी का। रसधानी से नाम समझ में आ रहा है कि रस मतलब जिसके अंदर लिक्विड हो, और धानी एक बैग हो जिसके अंदर पाया जाता हो रस। मतलब क्या, एक छोटा सा बैगेज, और ये ऐसा बैगेज जिस बैगेज के अंदर क्या मिले हमें, बीच में रस वाला मटेरियल मिले, जिसमें द्रवीभूत मटेरियल मिले हमें, जिसमें हमें द्रव मिले, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा रसधानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रसधानी। क्लियर है आप लोग को? यह क्या कहलाएगा, रसधानी। रसधानी के ऊपर भी कवर्ड होते हैं, इनके ऊपर भी कवर्ड पाया जाता है, और यह कवर्ड जो होता है आपका, यह टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। यह जो कवर्ड पाया जाता है इससे हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानिया की संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रूप में पाया जा सकता है। किसी में सिंगल एक मिलेगा, किसी में 2 मिल सकते हैं, किसी में 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना है आपको कि मेन चीजें जो होती है, यह रसधानियां जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनके बॉडी के अंदर छोटी छोटी पाई जाएंगी। ठीक है, रसधानियां या रिक्तियां, जो रिक्तिका जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी पाई जाएगी, या ज्यादा जनसंख्या में होगी, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म आकार की या नहीं भी होगी। जो जीव जंतु है, ध्यान समझिएगा जरा एक बार, कि जो जीव जंतु है उनके अंदर होगी या नहीं भी हो सकती है। अगर होगी भी तो छोटे छोटे आकार में होगी। जीवों की अगर बात कीजिएगा तो उनमें छोटे छोटे आकार की होगी, जीवों में छोटे आकार की, छोटे आकार की, या फिर सीधे शब्दों में क्या है कि नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर बात कीजिएगा किसमें, पौधों के अंदर, पेड़ पौधों में, तो पौधों के अंदर बड़े आकार की मिलेगी। पौधों में क्या मिलेगी, पौधों में बड़े आकार की मिलेगी। और बड़े आकार का मिलने के पीछे रीजन है कि लगभग लगभग ये 90% भाग आपका कवर करने के लिए कर सकती है। मतलब एक कोशिका का लगभग 90% भाग आपका रसधानी या रिक्तिका हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है कि यह अपने अंदर कोशिका रस को रखता है। क्या रखता है जी, कोशिका रस को समाहित रखता है। बहुत सारे ऐसे जीव है जो अपना भोजन का स्टोर भी इसी में करते हैं, और पौधे भी क्या करते हैं, भोजन का स्टोर करते हैं, इसमें अपना भोजन स्टोर करते हैं। यहां तक कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, अमीबा भी अपना भोजन जो है रसधानी में स्टोर करता है। क्लियर है? मतलब क्या कि आपका यह रसधानी जो होता है हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जीव जंतुओं के लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वह किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह संरचना उसके अंदर अलग अलग रूप में विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाओं को दर्शाती है। यह जनरली संकुचनशील भी होती है, यानी कि संकुचित होने वाली भी होती है। और संकुचन होने के पीछे रीजन है कि जब उसके अंदर जो कोशिका रस पाया जाता है, जो स्टोरेज वाला अंदर आपका भोज्य पदार्थ होगा, बाहर निकलने के लिए संकुचित होगा, तब ना बाहर निकलेगा मटेरियल, तो उस कंडीशन के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो इनके अंदर छोटे छोटे होल्स भी पाए जाते हैं, जिन होल से होकर मटेरियल अंदर जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। इन झिल्लियों के ऊपर छोटे छोटे आकार के होल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है एक और कि इसके अंदर इतना ही चीज नहीं, इसके अंदर और भी आपको पोषक तत्व मिल सकते हैं, जैसे वसा भी, जैसे वसा स्टोर करके रख सकते हो, प्रोटीन रख सकते हैं, या फिर आप कहें तो ग्लाइकोजन भी रख सकते हैं, आप ग्लाइकोजन भी रख सकते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं, इस तरह के पदार्थ आपको कहाँ रखे जा सकते हैं, आपको रसधानी या रिक्तिका के अंदर देखने को मिल सकता है।
अर्थात ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होंगे वह आपको कहाँ मिलेंगे, रसधानी में मिल सकते हैं। ठीक है, रिक्तिका बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, सामान्य रूप से जीव जंतुओं में छोटी और आपका पेड़ पौधों में बड़ी होती है। क्लियर है? अगर ये खत्म हो गया, ये समझ में आ गया आप लोग को, तब हम लोग जानते हैं अब केंद्रक के बारे में, और जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है केंद्रक, उनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक आपको पता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक छोटा सा गाढ़ा सा भाग होता है जिसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिए, फोटो में देखिए, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। ये बीच कहीं से ये गोलाकार है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, केंद्रक कहेंगे। केंद्रक के अंदर क्या होगा कि केंद्रक वास्तव में पूरी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क, क्योंकि पूरी कोशिका का कंट्रोलिंग पावर जो होता है वह इसी के पास होता है। यानी कंट्रोलिंग पावर जो होगा, कंट्रोल करेगा, वह कौन करेगा, केंद्रक करेगा। क्यों, क्योंकि केंद्रक के अंदर मेन बात है कंट्रोलिंग पावर वाला मटेरियल पाया जाता है। इनके अंदर अगर बात कीजिएगा कि केंद्रक के अंदर पाया क्या क्या जाता है, तो केंद्रक को पहले जान लीजिए कि खोजा किसने था। तो मैंने आपको बताया था, जिस समय हिस्ट्री बताया था उस समय बताया था कि पुरकिंजन इसके बारे में बताया था कि बीच में गाढ़ा कोई मटेरियल है। 1835 से 39 के बीच में ये बताया था। उसके बाद लोगों ने माइक्रोस्कोपिक वे से आपका खोज किया, तो खोज करने के बाद मालूम चल गया कि है भाई केंद्रक पाया जाता है। लेकिन केंद्रक की जनसंख्या कोई जरूरी नहीं कि हर कोशिका में एक ही पाया जाए, जरूरी नहीं कि आपका हर कोशिका में 3 ही पाया जाए, 2 ही पाया जाए। मतलब क्या, यह किसी कोशिका में नहीं हो सकता, किसी कोशिका में 1 मिलेगा, किसी कोशिका में 1 से अधिक भी मिल सकते हैं। जैसे आप अपने बॉडी का ही बात कर लीजिए, तो आपके बॉडी का जो आपका क्या है, जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, तो उसके अंदर केंद्रक नहीं मिलता है आपको, केंद्रक अवेलेबल ही नहीं है। बाकी सभी कोशिकाओं में देख लीजिए तो सिंगल एक एक केंद्रक मिलता है आपको। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी कोशिका में 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि केंद्रक की जनसंख्या जो होगी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। केंद्रक की जनसंख्या नहीं भी हो सकती है, तो यह ध्यान रखना है कि केंद्रक हमेशा फिक्स नहीं होता है। क्लियर है आप लोग को यह? तो केंद्रक में पाया क्या क्या जाता है, तो केंद्रक में मुख्य रूप से 4 चीज पाई जाएगी आपको। ठीक है, एक तो पहले केंद्रक के बाहरी कवर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद क्या, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो द्रव है, द्रव के अंदर एक और संरचना होती है बिल्कुल काली सी, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं जी, केंद्रिका। उसके अंदर जाल वाली संरचना रहती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन जाल कहते हैं। इसके अलावा आपका और भी पोषक तत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे हिस्टामिन वगैरह हो गया, तो ये मटेरियल भी इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया टोटल कितने पार्ट, ये टोटल हो गए आपके 4 पार्ट। ठीक है, हिस्टामिन हो गया है, अन्य पोषक तत्व भी हो जाएंगे, या सीधे शब्दों में कहिए ना कि केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य वाला पार्ट। क्लियर? तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 4। एक तो हो गया केंद्रक झिल्ली, जो कोशिका का सबसे बाहरी कवर हो, सॉरी केंद्रक का सबसे बाहरी कवर होगा, जो जनरली प्रोटीन और वसा का बना होगा, प्रोटीन और वसा का बना होगा। ये क्या करेगा, पदार्थों को आदान प्रदान में मदद करेगा, पदार्थों के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। क्लियर? उसके बाद कहिएगा केंद्रिका की, तो केंद्रिका सभी कोशिका में हो इसके लिए अनिवार्य नहीं है, केंद्रिका अनिवार्य स्ट्रक्चर नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए क्रोमैटिन जाल, तो क्रोमैटिन जाल के अंदर आपको मिलेगा डीएनए, आरएनए, अर्थात सीधे शब्दों में कहे कि इसी के अंदर मिलेगा आपको गुणसूत्र। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, गुणसूत्र का निर्माण करेगा। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केंद्रक द्रव्य में सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे जो आपका क्या करेगा, केंद्रक को संतुलित रखने में मदद करेगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को पार्ट? हम लोगों ने कोशिका को के केंद्र को 4 भागों में बांटा,
पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा आपका क्रोमेटिन जाल, तीसरा केंद्रिका और चौथा आपका केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? 4 पार्ट में बांटा। पहला केंद्रक झिल्ली क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली केंद्रक की बाहरी रूप से सुरक्षा करेगा, पदार्थों को ले जाने ले आने में मदद करेगा। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल जब टूटेगा तो गुणसूत्र बनाएगा, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और आरएनए हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर? केंद्रिका कोई अनिवार्य स्ट्रक्चर नहीं है, किसी में पाई जाती है, किसी में नहीं भी पाई जाती है। उसके बाद केंद्रक द्रव्य में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व वाले पदार्थ इसके अंदर पाए जाएंगे। क्लियर है? अब अगर ये पता चल गया कि इतने सारे कुछ है तो इसका भी कार्य कोई फिक्स होगा, इसका भी कुछ कार्य होगा। तो अगर बात कर ले हम लोग कार्य क्या है किसका, कोशिका के केंद्र का कार्य क्या है, तो पूरे बॉडी के कोशिका को संभाल के रखना, बैलेंस करके रखना। डीएनए है तो कंफर्म है कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करेगा। आरएनए है तो राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। उसके बाद प्रोटीन के लिए आरएनए के लिए एंजाइम्स का स्रवण करेगा। मतलब क्या, अलग अलग रूप में यह केंद्रक जो है अलग अलग कार्यों का परफॉर्मेंस देगा। आशा फ्रेंड्स आपको केंद्रक के बारे में क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अर्थात अगले क्लास में हम आपको गुणसूत्र की पूरी डिटेल देंगे डाटा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।